हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो है लास्ट क्लास में वेक्टर एडिशन पूरा कर चुके हैं, है ना, और सब्ट्रैक्शन भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब वेक्टर में थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के कंपोनेंट करना। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि वेक्टर को हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक कर दें। ठीक है, तो जो पार्ट होंगे उसके एक वेक्टर के, तो उसको हम कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो उन सारे पार्ट को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो वो वेक्टर में मिल जाना चाहिए। कंपोनेंट का मतलब तो यही है ना। जैसे कि सपोज़ ऐसे समझो कि हमारे पास 100 रुपये का एक नोट है, तो हम उसके चेंज करवाएं, तो हमें 10 रुपीज़ के भी कुछ नोट मिल सकते हैं, उसमें 20 रुपीज़ के भी कुछ नोट हो सकते हैं, और 50 रुपये का भी एक नोट हो सकता है उसमें। तो कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो उन सब का सम क्या आ रहा होगा? 100 रुपये ही आ रहा होगा। इन द सेम वे अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, तो उस वेक्टर को मैं पार्ट्स में ब्रेक कर पाऊँ और उन सारे पार्ट्स को मैं ऐड करूँगा तो मुझे मेन वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो उन पार्ट्स को क्या बोलेंगे? मेन वेक्टर का कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स। चलो, तो जैसे सपोज मेरे पास में एक कंपोनेंट है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, ऐसे ये है ए वेक्टर। ठीक है, अब इस वेक्टर को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं। जैसे कि सपोज मैंने बना दिया ये ए वेक्टर का एक पार्ट बना दिया मैंने ये, और दूसरा पार्ट मैंने बना दिया ऐसे। अब अगर इसको ट्रायंगल रूल को याद करें हम, तो ये फर्स्ट वेक्टर है, सपोज ये सेकंड वेक्टर है ना। इसके दो पार्ट कर दिए मैंने, 1 और 2। तो ये वाला इनिशियल हो गया सपोज, ठीक है, ये वाला फाइनल वेक्टर हो गया। तो इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? रिजल्टेंट होती है। मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा वो ए होगा, ए वेक्टर। तो हमने जो है ओरिजिनल वेक्टर, मेन वेक्टर लिया है ए, और उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो हो गया ये वाला वेक्टर, दूसरा हो गया ये वाला वेक्टर। तो ये दोनों 1 और 2 वेक्टर ये क्या हो गए? ए वेक्टर के कंपोनेंट बोले जाएंगे। समझे? अच्छा, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। एक वेक्टर हो गया मेरे पास में ये, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सपोज सी वेक्टर, और एक वेक्टर मैंने बना दिया ये डी वेक्टर। तो यहाँ से देखें तो सी प्लस डी इज ऑल्सो ए। देख लो, ये इनिशियल वेक्टर हुआ सी, और सी के टेल से डी के हेड को, फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ए वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ट्राइंगल रूल अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू सी प्लस डी बोला जा सकता है। तो सी और डी क्या हैं? ए के कंपोनेंट हैं। इन द सेम वे हियर ऑल्सो, मैं अगर 1 की जगह यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सपोज एम, और 2 की जगह मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एन, एम वेक्टर और एन वेक्टर। तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इक्वल्स टू एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि ए वेक्टर के कंपोनेंट एम एंड एन हो गए हैं यहाँ पर। क्लियर? तो और भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं इसके। ठीक है, एक ऐसे बना देता हूँ मैं, देखो ऐसे बना देना है। एक वेक्टर हो गया ये सपोज P, फिर इधर Q, फिर इधर R, फिर इधर S, फिर फाइनली मैंने A के हेड से ले जाके ज्वाइन कर दिया T। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू हुआ P, Q, R, S, T। हर एक के हेड से नया वेक्टर शुरू हो रहा है। इसके हेड से R शुरू हुआ, इसके R के हेड से S शुरू हुआ, S के हेड से
टी शुरू हुआ, तो इनिशियल वेक्टर कौन सा है, पी। पी के टेल से फाइनल वेक्टर टी का हेड ज्वाइन हो रहा है, वो कौन सी लाइन है, ए वेक्टर वाली लाइन है ना। तो यानी कि ए वेक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ए वेक्टर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। यानी कि पी क्यू आर एस टी ये सब क्या हो गए, ए के कंपोनेंट हो गए, ए के कंपोनेंट हो गए। तो मतलब कंपोनेंट करने का मतलब ये हुआ कि हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दें, और जब हम उन सारे पार्ट्स को वेक्टोरियली सम करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे, तो हमें मेन वेक्टर मिल जाना चाहिए, मेन वेक्टर मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो मेन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर वो कंपोनेंट नहीं बोले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट, है ना, पी क्यू आर एस टी ये कंपोनेंट हैं ए के। इन द सेम वे हियर सी और डी ए के कंपोनेंट हैं, यहाँ पर एम एन ये ए के कंपोनेंट हैं, क्योंकि एम और एन को ऐड करने पर मुझे ए मिल जा रहा है, सी और डी को ऐड करने पर मुझे ए मिल रहा है, ठीक है। तो मेन वेक्टर खत्म नहीं हो, मेन वेक्टर जो है मिलना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर, तो उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे होंगे, वो एक दूसरे से कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, तो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल देंगे, ठीक है। और हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, ठीक है, तो उसको पढ़ रहे हैं हम। तो ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या कि देखो ये कोई इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, ये इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंक्लाइन सरफेस। इंक्लाइन सरफेस का मतलब ये होता है ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा मैंने इस सरफेस को थीटा एंगल पर टिल्ट कर दिया है, तो टिल्ट कर दिया है तो ये क्या हो गई, इंक्लाइन सरफेस बोली जाएगी। तो ये वाली लाइन को हम बोलते हैं, ये वाली लाइन जो इस सरफेस के अलोंग है, ये वाली लाइन थोड़ा मैंने डार्क कर दी लो, ठीक है, ये वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, ये हो गई अलोंग, ये हो गई परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली लाइन, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये थीटा, ये इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये किससे डिसाइड है, देखो ये अलोंग द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये तो जो है आपके सरफेस पर डिपेंड हैं, सरफेस पर डिपेंड है, सरफेस से डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। सरफेस ऐसी है तो अलोंग द सरफेस ही हो गया, सरफेस थोड़ी और टिल्ट कर दो तो अलोंग द सरफेस उधर हो जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये डिफाइन होते हैं आपके ग्रेविटी से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रेविटी से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसे समझो कि अगर कोई मैंने पेंडुलम लिया है ना, ये पेंडुलम क्या होता है, मतलब एक बॉब होता है, ये पत्थर हो गया, ये धागे से बांध दिया मैंने और इसको छत से लटका दिया ऐसे, ठीक है, थोड़ी देर तो ये मूवमेंट करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, लेकिन
थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या बताएगी, जिस डायरेक्शन में ये स्टेबल हो जाएगा उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये किस वजह से स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है, क्या, mg। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन किस वजह से, कैसे डिफाइन कर रहे हो, ग्रेविटी की वजह से डिफाइन कर रहे हो, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे करके लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसके अलोंग ही क्या हो जाएगी, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी। तो यही वर्टिकल डायरेक्शन हमने बोली है। और ऐसे ही अगर मैं एक, है ना, बीकर है, इसमें मैंने वाटर ले लिया, इसमें मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ी देर रखा रहने दिया, तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये ऊपर वाली सरफेस कैसी हो जाएगी, ऊपर वाली सरफेस एकदम स्टेबल हो जाएगी, छू नहीं रहे हैं उसे, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये वाली जो वाटर की सरफेस है, इसके अलोंग वाली जो लाइन होगी, अपर लेयर वाली सरफेस के अलोंग वाली जो लाइन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ये स्टेबल क्यों हुई, ये स्टेबल इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके पूरा वाटर बना हुआ है। तो हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, तो उस पर हर मास पर एक mg लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लग रहा होगा, mg इधर भी लग रहा होगा mg, ठीक है, mg। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर कंप्रेस हो रहे होंगे ऐसे mg की वजह से, और ये पूरे हर एक मॉलिक्यूल पर लग रहा होगा क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का कुछ मास है और उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अप्लाई हो रहा है, मतलब कि फोर्स लग रहा है m×g। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सरफेस जो होती है वो स्टेबल हो जाती है। तो उस स्टेबल सरफेस को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो क्या होगा, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ऐसे कर दिया। तो वाटर की सरफेस का क्या होगा, वाटर की सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे, है ना, ऐसे हो जाएगी। उसको अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा तो अभी भी ये जैसा हॉरिजॉन्टल था अभी भी ये ऐसा ही हॉरिजॉन्टल रहा। ऐसा तो हुआ नहीं कि जैसे इसको टिल्ट किया तो वाटर भी टिल्ट हो जाता, नहीं, वाटर ने अपनी सरफेस को मेंटेन रखा क्योंकि हर वाटर के मॉलिक्यूल पर mg लग रहा है डाउन साइड। ठीक है, तो ये कि ऐसे ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि जो ग्लास है या बीकर है या बर्तन है कोई, तो उसको मैंने टिल्ट किया तो ये सरफेस भी टिल्ट हो जाएगी, नहीं, ये वैसे ही रहेगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल किससे डिसाइड हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से डिसाइड हो रहा है। ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई, किससे डिसाइड हो रही हैं, ग्रेविटी से डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइन हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इन 4 लाइन के अलोंग ही हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे, है ना। देखो ये आपस में अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये 90 डिग्री पर होते हैं, ऐसे ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये भी 90 डिग्री पर होते हैं, समझे बात। तो कंपोनेंट की बात करते हैं अब, ठीक है, ये समझ लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में फिर हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कंपोनेंट कैसे करते हैं रेक्टेंगुलर। देखो सबसे पहले तो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट करने का तरीका समझ लो। जैसे ये वेक्टर है
है ना ए, इसके मुझे कंपोनेंट करने हैं। तो पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली मैंने ऐसे, इसकी टेल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए के हेड से, जिस वेक्टर के मुझे कंपोनेंट करने हैं उसके हेड से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जहाँ पर कट कर रहा है ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो मुझे एक कंपोनेंट तो यही मिल गया, ये, ठीक है। और एक कंपोनेंट मुझे मिल गया ये, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हो गया ये और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये। 1 और 2 क्या है, ए वेक्टर के कंपोनेंट हैं। अब मैं 2 को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ भी ला सकता हूँ, बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो 2 को मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँ, ठीक है। 2 को मैं पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले आया, इधर ले आया। तो 1 and 2 आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसके हेड से एक वेक्टर दिया हुआ है, इसके कंपोनेंट करने। तो सबसे पहले तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जो वेक्टर के टेल को टच करते हुए जाए। फिर मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। फिर मैंने ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, उस पॉइंट को मार्क कर लिया। तो ए वेक्टर के टेल से यहाँ तक मैंने एक वेक्टर बनाया। फिर यहाँ से मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया। तो ये दोनों को अगर देखेंगे तो इन दोनों का सम क्या आ रहा होगा, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। तो ये कितना आएगा, ए वेक्टर के बराबर ही आएगा। यानी कि 1 and 2 आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये तरीका होता है कंपोनेंट करने का, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने का। चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये दिया हुआ है मुझे, ये थीटा, ये कोई इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। और वेक्टर दिया हुआ है मुझे इधर ए वेक्टर ऐसे, ठीक है, ए वेक्टर। और मुझे क्या पता करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, एक अलोंग द लाइन, अलोंग द सरफेस एक लाइन ड्रॉ करो जो इसको टच करते हुए जाए। एक लाइन तो मैंने बना दी ऐसे, लो, है ना, अलोंग द सरफेस हो गई ये लाइन। एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर बना दी। और परपेंडिकुलर कैसे बनानी है, एक एक टेल को टच करते हुए जानी चाहिए, कहीं भी नहीं बना देनी। यहाँ नहीं बनाओगे ना, यहाँ बनाओगे, यहाँ से पास होनी चाहिए, एक एक टेल से पास होनी चाहिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है और ये जो है अलोंग, ठीक है। अब जो कंपोनेंट होंगे तो ये दोनों हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, है ना, ये भी अलोंग द सरफेस लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। लेकिन ये दोनों अगर मैं बना दूंगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जबकि रिजल्टेंट जो मेन वेक्टर है वो नीचे की तरफ है। तो हमेशा जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेन वेक्टर को कवर करते हुए होते हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस मेन वेक्टर को कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो कंपोनेंट होंगे वो ये होंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन जो हैं इस वेक्टर को कवर नहीं कर रही, अपोजिट डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो अब इसके कंपोनेंट करते हैं। पहले हम कंपोनेंट तो ये मालूम पड़ गया, लेकिन हम इसकी जो है डिस्टेंस मार्क करेंगे। डिस्टेंस कैसे मार्क होती है, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पर ड्रॉ करो,
तो ये एक पॉइंट मिल गया। यहाँ से परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पर एक ड्रॉ करो या इसके पैरेलल एक लाइन बना लो, ठीक है। तो ये मिला मुझे और एक इधर मिला, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट मिल गए मुझे। अब इनकी वैल्यू लिखनी है मुझे, वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये थीटा है, थोड़ी ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। ज्योमेट्री आनी चाहिए 10th क्लास वाली, कम से कम उतनी तो आनी चाहिए, ठीक है, उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। ये थीटा है, ये ए है, तो इधर क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, और इधर कितना होगा, ए साइन थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट हो गए ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ठीक है। ए के कंपोनेंट हो गए ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। जहाँ थीटा अटैच है उधर कॉस, जहाँ थीटा अटैच नहीं है उधर साइन, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे करके देख लो। देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इधर ऐसे एक कंपोनेंट आया है, एक कंपोनेंट ऐसे इधर गया है, ठीक है, और इधर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर था, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है, ये थीटा है, ये 90, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दूं पी क्यू आर, आर मत दो, ठीक है, एम एन, ठीक है। आर मतलब रिजल्टेंट जैसा दिखाई देगा ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, पी एम। तो पी एम की लेंथ कितनी है, जो ए का मैग्नीट्यूड है, जो ए का मैग्नीट्यूड है, तो वो कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस थीटा। तो जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ना तो मैं एरो लगा रहा हूँ, ना मैं वर्टिकल फिर इस पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी क्यू कितना हो गया, ये पी क्यू हो गया ए कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा की बात करें, देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो क्यू एम अपॉन हाइपोटेनियस मतलब पी एम। तो क्यू एम कितना आ जाएगा, पी एम साइन थीटा, ठीक है। तो क्यू एम जैसा है वैसा ही ये पी एन है, पैरेलल हैं ये दोनों, ठीक है। शिफ्टिंग करके मैं इधर ला सकता हूँ इसको, पी एन को, ठीक है। तो पी एम और पी एन कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो सॉरी क्यू एम और पी एन बराबर हैं, क्यू एम और पी एन बराबर हैं। तो पी एम तो यहाँ पर ए है साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्यू एम निकाल लिया, जितना क्यू एम है उतना ही पी एन है, तो इक्वल्स टू पी एन ऐसे लिख दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई, ए कॉस थीटा। यहाँ पर समझा दिया, बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा सीधा इतना सा याद रखेंगे कि जहाँ थीटा अटैच है तो उधर ए कॉस थीटा आएगा, जहाँ थीटा अटैच नहीं हुआ साइन आएगा, ठीक है। कैसे आता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस का क्वेश्चन लिया। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाला, ये चलो पहले एक और दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसी का, ठीक है। अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि और क्लियर हो जाए। जैसे कि सपोज ये दिया हुआ है मुझे इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, वेक्टर दिया हुआ है मुझे ऐसा, इसके मुझे कंपोनेंट करने हैं, कैसे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कैसे, अलोंग द सरफेस एंड
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही है जो पहले थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, जो इससे पहले लिखा था वही लैंग्वेज है। तो एक लाइन तो अलोंग द सरफेस ये वाली हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो जाएगी, ठीक है। ये कैसा है 90, ठीक। अच्छा, तो इस वेक्टर को कवर करने वाली ये दोनों लाइन है, तो इधर आएगा और इधर आएगा, है ना। अब ज्योमेट्री से थीटा भी बना दो। ज्योमेट्री से थीटा बनाओगे तो इस लाइन को मैं वर्टिकली डाउन करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मतलब इस लाइन पर, तो ये 90 है। तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा फ्रॉम ज्योमेट्री। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ थीटा। जहाँ थीटा अटैच है वहाँ पर क्या बनेगा, जहाँ थीटा अटैच है वहाँ पर बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ऐसे लेंथ लेने के लिए यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो ये जो बन के आया ये एक कंपोनेंट हुआ, ये जो बन के आया ये दूसरा कंपोनेंट हुआ। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा अटैच है। तो ए कॉस थीटा इधर आएगा, इधर क्या आएगा ए साइन थीटा, बिकॉज थीटा यहाँ पर अटैच नहीं है, जहाँ थीटा अटैच नहीं हुआ ए साइन थीटा। एक्सप्लेन करा था अभी थोड़ी देर पहले। ये दोनों क्या हो गए, ए वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। ये वाला अलोंग द सरफेस है ए साइन थीटा, और ये वाला परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। कौन सी सरफेस, इंक्लाइन सरफेस। समझे बात। चलो अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल जिसमें हम कंपोनेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में किसी वेक्टर के, ठीक है। तो ये तो मैंने दो क्वेश्चन लिए जिसमें मैंने जो कंपोनेंट किए हैं अलोंग द सरफेस, मतलब अलोंग द इंक्लाइन सरफेस, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, ये कंपोनेंट किए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ कि जो वेक्टर गिवन है उसके कंपोनेंट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। कैसे करते हैं देखो, ठीक है। ये मुझे कोई इंक्लाइन सरफेस दी हुई है और जो वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऐसे, ये वेक्टर ए, ठीक है। मुझे कंपोनेंट कैसे करने हैं, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एंड, नहीं अलोंग नहीं, वेक्टर ए इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना दो। ये वाली लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाली लाइन कैसी है, वर्टिकल, ठीक है। कंपोनेंट कौन से होंगे, इधर होगा और इधर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन इसको कवर कर रही हैं ए वेक्टर को, ठीक है। अब ज्योमेट्री थोड़ा सा यूज़ करें, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो जिससे कि कंपोनेंट की कम से कम लेंथ पता चले। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो, कंपोनेंट की लेंथ पता चल रही है। तो एक वेक्टर, एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए कॉस थीटा, बिकॉज थीटा यहाँ पर अटैच है। इसकी वैल्यू क्या है,
ए साइन थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ऑफ दिस वेक्टर ए। ऐसे करके पता करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और, सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डायरेक्शन में ही कंपोनेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हमें इंक्लाइन सरफेस दे रखी है, ठीक है, और वेक्टर दे रखा है अब हमें इस डायरेक्शन में दे दिया, चलो ऐसे दे दिया, ये ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, इसके कंपोनेंट करने हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जो ए के टेल से पास हो, ऐसे, और दूसरी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जो ए के टेल से पास हो, ठीक है, ये हो गई वर्टिकल, ये हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक। कौन किधर होंगे कंपोनेंट, इधर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन इस वेक्टर को कवर कर रही हैं, ठीक है। तो बस हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो जिससे कि लेंथ पता चल सके, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पर लेंथ पता चल गई है। तो अब थोड़ा ज्योमेट्री यूज़ करो, ये हो गया थीटा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये जो एंगल है ये 90 है, ये 90 है ना, तो ये गिवन है हमें 90, ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, तो बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो वैसे ही 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है, तो ये थीटा हो गया। अब थीटा जहाँ पर अटैच है उधर कॉस आएगा, तो ये ए कॉस थीटा हो गया, और इधर क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया। तो ये दो कंपोनेंट हो गया आपके, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो इस तरह से कंपोनेंट करते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है, किसी भी वेक्टर के, ठीक है। अब एक इसमें एक क्वेश्चन करते हैं हम कि कंपोनेंट की हेल्प से एडिशन कैसे करेंगे, कंपोनेंट की हेल्प से एडिशन कैसे करा जाएगा, ठीक है। तो देखो एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये है आपका 4√2, ये है 5, ठीक है। (4√2) ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, और एक दिया हुआ है हमें इधर 5, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4√2 और ये एंगल 47 पर है, 45 पर है, और दूसरा वेक्टर है 5, ये एंगल कितने पर है, 37 पर है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है।
कैसे होंगे ऐड? देखो कंपोनेंट की हेल्प से। तो पहले मैं इसके कंपोनेंट कर रहा हूँ, 4√2 वाले वेक्टर के कंपोनेंट कर रहा हूँ। तो एक वेक्टर मैंने इधर बना दिया, एक वेक्टर मैंने इधर बना दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, इधर इतना आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो थीटा यहाँ पर अटैच है, जिधर थीटा अटैच है तो उधर कॉस आएगा, तो 4√2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4√2 कॉस, कॉस 45 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट की वैल्यू आ गई 4। इन द सेम वे इसकी वैल्यू देखो, ये हो जाएगा 4√2 साइन 45, तो ये कितना हो जाएगा? 4√2/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो दूसरे वाले वेक्टर को, जो 5, इसके कंपोनेंट करें, तो मतलब इस वेक्टर के कंपोनेंट करें, इधर आ गया 4, इधर भी आ गया 4, तो ये मेन वेक्टर खत्म हो जाएगा। अब इस वाले को देखो, इसके कंपोनेंट कर रहे हैं, तो एक तो हो गया ये और दूसरा हो गया इधर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी होगी? एंगल यहाँ पर अटैच है तो 5 cos 37 होगी, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 sin 37 होगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा अटैच नहीं है इसलिए साइन आया। अब cos 37 और sin 37 की वैल्यू के लिए हमारे पास एक ये ट्राइंगल होता है, ये एंगल है 37, तो 3, 4, 5, ठीक है। तो सबसे छोटी लेंथ 3 है तो उसके सामने सबसे छोटा एंगल 37, उससे बड़ी लेंथ 4 है तो उसके सामने उससे बड़ा एंगल 53, और सबसे बड़ी लेंथ 5 है तो उसके सामने सबसे बड़ा एंगल 90। अब इन तीनों एंगल का सम करोगे तो ये 180 होगा, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अब cos 37 यहाँ से देखोगे तो cos 37 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, क्या? cos 37 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनिस, मतलब 4/5, 4/5। साइन 37 देखो यहाँ से कितना मिल रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, मतलब 3/5, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो cos 37 की जगह लिखो 4/5, तो ये हो जाएगा 5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, = 4, ठीक है। इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 3/5, मतलब कितना हुआ? 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, कंपोनेंट मैंने कर लिए तो ये मेन वेक्टर खत्म हो गया, तो इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो एक कंपोनेंट आया है इधर 4, और दूसरा कंपोनेंट भी इधर आया है इस डायरेक्शन में 4, ठीक है। ये किसके आए हैं? 4√2 के कंपोनेंट किए थे। इधर आया है एक 3, और इधर आया है कितना? 4, ठीक है। इस तरह से आ गए हैं, ये 4, ये 3, ठीक है। इधर ये 4 और ये 4, तो ये 4 से ये 4 तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये बच गए, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? सेम डायरेक्शन वाले तो ऐड हो जाएंगे, 7। तो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन आया वो कितना आया? 7 आया। कैसे किया? कंपोनेंट की हेल्प से सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो कंपोनेंट की हेल्प से हम एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आज का यहीं तक रखते हैं, फिर आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर, ठीक है।